हेलो स्टूडेंट्स, आप सबको अपने चैनल साइंस जंक्शन में एक और नए वीडियो के साथ स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में जैसे हम लोग पढ़ रहे थे एनसीईआरटी क्लास 9 का चैप्टर वाइज और बिल्कुल कंप्लीट और क्वेश्चन आंसर के साथ। तो सबसे पहले हम लोग क्लास 9 में शुरू किए थे फिजिक्स का गति, बल तथा गति के नियम, गुरुत्वाकर्षण, कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति, ध्वनि, खाद्य संसाधनों में सुधार। इन तमाम अध्याय को जो है हम लोग थ्योरी और प्लस इसका क्वेश्चन आंसर, चाहे अध्याय के बीच का प्रश्न उत्तर हो या अभ्यास का हो, सभी प्रश्न उत्तर को हम लोग पार्ट वाइज देख चुके हैं। इसके अलावा केमिस्ट्री में हम लोग 3 चैप्टर देखे थे। क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है, दूसरा क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है, उसका तीसरा चैप्टर है परमाणु एवं अणु, चौथा चैप्टर इसमें था परमाणु की संरचना, जिसको हम लोग नहीं पढ़े थे। लेकिन आज के इस वीडियो में हम लोग जीव विज्ञान में चैप्टर शुरू करते हैं, जीवन की मौलिक इकाई। उसके बाद हम लोग ऊतक यानी कि जीव विज्ञान पढ़ने के बाद लास्ट में ये परमाणु की संरचना केमिस्ट्री का 4 अध्याय पढ़ लेंगे। ठीक है, तो जिसने नहीं देखे हैं चैप्टर वाइज, चैनल पर एनसीईआरटी क्लास 9 का नाम से चैनल प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। बिल्कुल 100% कंटेंट के साथ आपको एनसीईआरटी का ही हर टॉपिक कवर होगा, है ना, एक टॉपिक भी आपको छूटेगा नहीं। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। अध्याय 5, जीवन की मौलिक इकाई, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, यानी कि अपने इसमें क्या है कि अपने हैंड राइटिंग नोट से पढ़ाऊंगी ताकि आपको जो है समझने और नोट्स बनाने में काफ़ी सरल हो। ठीक है, तो जीवन की मौलिक इकाई क्या है, यानी कि जीवन की मौलिक इकाई मतलब क्या है कि द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जो कि हमारा बॉडी दिख रहा है, हमारी लाइफ है, संरचना है, उसका मौलिक इकाई क्या है ना, उसके यूनिट क्या है। तो यानी कि डायरेक्ट तो इसको कोशिका में पढ़ेंगे, क्योंकि जीवन की मौलिक इकाई ही क्या है, कोशिका। तो इस चैप्टर में हम लोग कोशिका के बारे में कंप्लीट पढ़ेंगे। कोशिका क्या है, कोशिका के अंदर क्या क्या पाए जाते हैं, यानी कि कोशिकांग है, और उसके अलावा पादप कोशिका, जंतु कोशिका, कोशिका विभाजन, कोशिका सिद्धांत, ये सभी चीज़ों को हम लोग देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि क्या है चैप्टर जीवन की मौलिक इकाई। और जीवन की मौलिक इकाई क्या है, कोशिका, है ना। जिस प्रकार से एक मकान बनता है, एक घर बनता है, तो उसमें क्या क्या आवश्यकता है ना, एक एक ईंट, सीमेंट, बालू, ये सभी मिलकर एक मकान तैयार होता है। उसी प्रकार से जो हमारा बॉडी है, एक एक कोशिकाएं मिलकर बनती है, इसीलिए इसको जीवन की मौलिक इकाई कहेंगे, किसको, कोशिका को। ठीक है, तो कोशिका की खोज सबसे पहले किसने किया था, तो रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में, ये याद रखना है। उसके अलावा दूसरी किस कोशिका में, कि जीवित कोशिका या फिर मृत कोशिका, तो रॉबर्ट हुक ने जो है वो मृत कोशिका की खोज की है ना, पेड़ की छाल में मृत कोशिका की खोज की। ठीक है, इसके अलावा कोशिका क्या है ना, तो कोशिका जो है सभी जीव सूक्ष्म इकाइयों से बने होते हैं, यानी कि जितना भी जीव है वह सभी जो है छोटे छोटे इकाइयों से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें क्या कहेंगे, सेल कहेंगे। जैसे एक मकान बना एक एक ईंट करके, उसी प्रकार से सभी जीव की जो है सूक्ष्म इकाई क्या है, कोशिका है, इन्हीं कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। सभी जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है, सेल है, यानी कि कोशिका क्या है, कोशिका को संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहते हैं, है ना। संरचनात्मक क्यों कहते हैं, क्योंकि ये हमारे शरीर को जो है आकार प्रदान करता है, इसीलिए इसको संरचनात्मक इकाई कहते हैं। लेकिन क्रियात्मक इकाई क्यों कहते हैं, क्योंकि शरीर के सभी कार्य जो है उसको कोशिका के स्तर पर, है ना, कोशिकीय स्तर पर कार्य करते हैं, इसीलिए शरीर का क्रियात्मक इकाई है। तो इस प्रकार से हो गया कोशिका क्या है। अब कोशिका के आकार, आकृति एवं संगठन का अध्ययन किसके अंतर्गत करते हैं, साइटोलॉजी कहलाता है, यानी कि साइटोलॉजी के अंतर्गत जो है हम लोग कोशिका के डिटेल जानकारी, यानी कि आकार, आकृति, संगठन का उसका स्टडी करते हैं, है ना। तो सेल ऑफ स्टडी को क्या कहेंगे, साइटोलॉजी। ठीक है, कोशिका की खोज के बारे में थोड़ा सा और डिटेल जान लेते हैं कि सेल की खोज सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किया। किसमें किया, पेड़ की छाल, कॉर्क की पतली काट के अवलोकन किया, है ना। उन्होंने सबसे पहले क्या किया कि पेड़ की छाल, जिसको कॉर्क कहेंगे, उसकी पतली काट के अवलोकन किया। इन्होंने स्वनिर्मित यानी कि अपने से बनाए हुए सूक्ष्मदर्शी से इसकी संरचना को देखा
जो कि मधुमक्खी की छत्ते जैसे, है ना, यानी कि इस प्रकार से जब उन्होंने कॉर्क के स्लाइड को अवलोकन किया तो जब सूक्ष्मदर्शी से देखा तो किस प्रकार से देखा, इस प्रकार से कि मधुमक्खी के छत्ते जैसे जैसे प्रतीत होता है। और इन कोष्ठकों, है ना, इन प्रकोष्ठकों या कोष्ठकों को ही क्या कहा, कोशिका कहा, जिसका अर्थ है छोटा कमरा। तो किस प्रकार से कोशिका की खोज हुई, रॉबर्ट हुक के 1665 में इन्होंने स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी से देखा पेड़ की छाल को, कॉर्क की यानी कि पतली स्लाइड को अवलोकन किया और उन्होंने क्या देखा कि मधुमक्खी के छत्ते जैसा स्ट्रक्चर देखा। इसी को इन्होंने क्या कहा, कोशिका, है ना, जिसका अर्थ होता है छोटा कमरा। तो इस प्रकार कोशिका के खोज के बारे में हो गया, कोशिका क्या है। अब जो है ये तो मृत कोशिका की खोज किया। दूसरा एक वैज्ञानिक है एंटोनी लीवेनहॉक, है ना, 1674 ईस्वी में मृत कोशिका की खोज किया। अब क्या, 1665 में रॉबर्ट हुक ने। लेकिन जीवित कोशिका के यदि पूछेगा कि जीवित कोशिका की खोज किसने किया, तो एंटोनी लीवेनहॉक ने 1674 ने सबसे पहले उन्नत सूक्ष्मदर्शी से तालाब के जल में, है ना, स्वतंत्र रूप से जीवित कोशिकाओं का पता लगाया। देखिए इसमें डिफरेंस क्या रखना है कि जैसे मृत कोशिका की खोज किसने किया, पेड़ की छाल में, है ना, रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में। वहीं जीवित कोशिका की खोज किसने किया, तालाब के पानी में। किसमें किया, तालाब के पानी में लीवेनहॉक ने 1674 ईस्वी में। ठीक है, 1665 और 1674 याद रखना है मृत कोशिका की, और जीवित कोशिका की लीवेनहॉक ने 1674 में, किसमें, तालाब के पानी में। ठीक है, तो इस प्रकार से मृत कोशिका और जीवित कोशिका की खोज हुई। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे कि कोशिका का जो है निर्माण किस में होता है ना, किससे किससे मिलकर बने होते हैं, कोशिका में क्या होते हैं। तो कोशिका के निर्माण के लिए प्रोटोप्लाज्म के विभिन्न संगठन में, है ना, ये सभी हम लोग आगे और देखेंगे उसके कोशिकांग में कि प्रोटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, है ना, क्या है। तो प्रोटोप्लाज्म के विभिन्न संगठन में जल, आयन, नमक, इसके अतिरिक्त दूसरे कार्बनिक पदार्थ जैसे कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, न्यूक्लिक अम्ल व विटामिन आदि होते हैं जो कोशिका का निर्माण करते हैं। यानी कि ये कोशिका है, इसके अंतर्गत प्रोटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म ये सभी होते हैं। इसमें जो है जल, आयन, नमक, इसके अतिरिक्त इसमें दूसरे कार्बनिक पदार्थ जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, न्यूक्लिक अम्ल, विटामिन आदि सभी जो है कोशिका का निर्माण करते हैं। ठीक है, अब कोशिका सिद्धांत, जो जिस टाइप से आपके बुक में टॉपिक दिया हुआ है बिल्कुल 100% कंटेंट आपको दे रही हूँ। आपको इस टॉपिक से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं आपको इधर उधर खोजने की आवश्यकता नहीं होगा। आप निश्चित होकर पढ़िए, कोई भी टॉपिक जो है आपको छूटेगा नहीं। तो कोशिका सिद्धांत इसमें है। कोशिका सिद्धांत क्या है, तो कोशिका सिद्धांत का सबसे पहले प्रतिपादन दो जीव वैज्ञानिक, है ना, दो जीव वैज्ञानिक का नाम याद रखना है, एम स्लिडिन 1838 में और दूसरा टी स्वान 1839 में, है ना, 38-39 लगातार है। एम स्लिडन और दूसरा टी स्वान ने 1839 ने, जिसके अनुसार क्या है कि सभी पौधे वो जीव कोशिका के बने होते हैं, है ना, जितने भी जीव है चाहे जीवित है यानी कि पौधे और जीव किससे बने होते हैं, कोशिका के बने होते हैं। और कोशिका जो है जीवन की मूल इकाई है और सभी कोशिकाएं पूर्व निर्मित कोशिकाओं से बने होते हैं। ये है कोशिका सिद्धांत। जितने भी कोशिका है जो पहले से बने होते हैं उन्हीं कोशिकाओं से मिलकर बनते हैं। सभी कोशिकाएं पूर्व निर्मित कोशिकाओं से बनते हैं। ये कोशिका सिद्धांत है। कोशिका सिद्धांत किसने दिया, बस नाम याद रखना है, एम, है ना, 1838 और 39 में। और इसके अनुसार क्या है कि सभी कोशिकाएं जो है वो पूर्व निर्मित, जो पहले से बना हुआ है उन्हीं कोशिकाओं से मिलकर बनते हैं। ठीक है, अब कोशिका के आधार पर जो है जीव दो प्रकार के होते हैं। कोशिकीय आधार पर जीव दो प्रकार के होते हैं। कोशिकीय आधार पर एक कोशिकीय जीव, जैसे हम लोग सुने हैं, एक कोशिकीय जीव, दूसरी बहुकोशिकीय जीव। तो एक कोशिकीय जीव में क्या होता है, वे जीव जो एक ही कोशिका से बने होते हैं, है ना, यानी कि उसका बॉडी जो है एक ही कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं एवं स्वयं में ही एक संपूर्ण जीव होते हैं। उसे क्या कहेंगे, एक कोशिकीय जीव कहलाते हैं। इसका उदाहरण हो जाएगा अमीबा, पैरामेसियम और क्लेमोडामहास, ये तो एल्गी है,
क्लेमेडोमोनास बैक्टीरिया आदि, है ना। इसके अलावा एक यह हो जाएगा यूग्लिना भी आ जाएगा इसमें, यूग्लिना, है ना। तो सामान्यतः ये 3 अमीबा, पैरामेशियम और यूग्लेना बैक्टीरिया, क्लेमेडोमोनास, ये एक क्या है, एक कोशिकीय जीव है ना। तो एक कोशिकीय जीव का ये एग्जाम्पल आपको याद रखना है। और वे इसमें क्या होता है कि एक ही कोशिका के उसका बॉडी जो है बने होते हैं, इसमें कोई विशेष संरचना, विशेष अंग नहीं पाए जाते हैं विशेष कार्य के लिए, ठीक है। इसका उदाहरण है जैसे अमीबा। तो अमीबा के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि अमीबा की जो है, देखिए किस प्रकार से इसकी आकृति होती है ना, बीच में केंद्रक, और इसके आकृति जो है वो नियमित नहीं होते हैं, फिक्स नहीं होते, है ना, अनियमित होते हैं। पहला पॉइंट, अमीबा की आकृति जो है वह नियमित नहीं होती है ना, आकृति इसका कोई फिक्स नहीं होती है। और ये भोजन को पकड़ता है किस माध्यम से, कूटपाट के माध्यम से। ये जैसे क्या हो गया, कूटपाट हो गया। जैसे भोजन आया, ये अपना भोजन को अंतर्ग्रहण कर लिया और ये कूटपाट के माध्यम से इसको भोजन को पकड़ के अंदर कर लिया। अंदर करने के बाद जो है इसके अंदर ही पाचन, उत्सर्जन, श्वसन, ये सभी क्रिया जो है समाप्त हो जाता है। यानी कि एक ही सेल के अंदर, एक ही बॉडी के अंतर्गत ये अपने एक कोशिकीय जीव को जो है सारा काम समाप्त हो जाता है ना। इसीलिए इसका उदाहरण हो गया पहला, इसका आकृति जो है फिक्स नहीं है और ये भोजन को पकड़ता है किससे, कूटपाट के माध्यम से, है ना। और भोजन को पकड़ता है, इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे, तो इंडोसाइटोसिस। ये मैं एक्स्ट्रा दे रही हूँ आपको, मे भी हो सकता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाए तो आपको याद रहेगा, ठीक है। और अंतर्ग्रहण कर लेता है। इसमें केंद्रक विभाजन होती है ना। विभाजन के समय केंद्रक लंबा हो जाता है और 2 भागों में बढ़ जाता है, जैसे इस प्रकार से। केंद्रक में यानी कि अमीबा में जनन कैसे होगा, कैसे आगे इसका प्रोसेस होगा, तो इसका केंद्रक जो है ये धीरे धीरे लंबा होने लगता है और यही लंबा होकर 2 भागों में विभाजित होकर 2 नए संतति यानी कि 2 अमीबा का निर्माण हो जाते हैं, है ना। तो इस प्रकार से दूसरा उदाहरण हम लोग पैरामेशियम देखे थे। पैरामेशियम में जो है देखिए ये चप्पल के आकार के इसका स्ट्रक्चर होता है, आकृति। इसमें जो है वो सीलिया पाए जाते हैं गति करने के लिए, है ना। इसके अंदर कोशिका, ये मुख्य द्वार। तो सीलिया क्या है, गति करता है तथा भोजन को मुख्य द्वार तक पहुंचाता है। ये जो मुख्य द्वार है भोजन को मुख्य द्वार तक पहुंचाता है और इसकी आकृति जो है फिक्स होती है ना। ये अमीबा और पैरामेशियम में मुख्य अंतर है कि अमीबा में कोई आकृति फिक्स नहीं होती है, जबकि पैरामेशियम में इसकी आकृति, यानी कि ये देखिए ना चप्पल जैसा दिख रहा है ना, चप्पल की आकृति जैसा ये पैरामेशियम का होता है। तो 2 इंपॉर्टेंट जीव था। अब हम लोग जानेंगे बहुकोशिकीय जीव, है ना। बहुकोशिकीय में जीव में क्या है कि विशेष कार्य करने के लिए उसमें विशेष संरचना पाई जाती है। जैसे वे जीव जिनमें अनेक कोशिकाएं समाहित होकर विभिन्न कार्य को संपन्न करने हेतु विभिन्न अंगों का निर्माण करते हैं, है ना, बहुकोशिकीय जीव कहलाते हैं। इसके अंतर्गत आ जाएगा जितने भी फंसाई है यानी कि कवक, पादप, मनुष्य एवं जितने भी जीव जंतु है, सभी जो है बहुकोशिकीय जीवों के अंतर्गत आ जाएगा। क्योंकि विभिन्न कार्य करने के लिए, जैसे हम सपोज हमारे बॉडी का ही उदाहरण लेंगे तो एक पाचन तंत्र का अलग अंग है ना, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र। तो इस प्रकार के सभी अंग या को अलग अलग कार्य करने के लिए एक विशेष अंग तंत्र का निर्माण करता है। और पाचन तंत्र के जितने भी भाग है, जैसे अमाशय हो गया, अग्नाशय है, तो ये क्या करेगा, पाचन क्रिया ही करेगा, है ना, उत्सर्जन नहीं करेगा। तो विशेष अंग के लिए विशेष कार्य को ही संपादित करते हैं, इसलिए इसमें विशेष अलग अलग, है ना, कोशिका पाए जाते हैं। इसीलिए इसको बहुकोशिकीय जीव के अंतर्गत जितने भी कवक, पादप, मनुष्य एवं जीव जंतु पाए जाते हैं। इसके अलावा थोड़ा सा मुख्य बात याद रखना है कि सबसे बड़ी कोशिका क्या है, शुतुरमुर्ग का अंडा। और सबसे छोटी कोशिकाएं क्या है, माइकोप्लाज्मा। और सबसे लंबी कोशिकाएं तंत्रिका कोशिका। 3 बात याद रखना है, सबसे बड़ी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका और सबसे लंबी कोशिका, ठीक है। अब हम लोग जानेंगे जीव, तो कोशिका के स्तर पर एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव जान गए। अब कोशिका के प्रकार, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका का नाम सुने होंगे, यानी कि विकसित के आधार पर इसमें क्या क्या, आखिर ये प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंतर्गत क्या क्या आते हैं और यूकैरियोटिक के अंदर क्या आते हैं। तो इसमें मुख्य 3 बात याद रखना है, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। देखिए अंतर करके मैं बताई कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो है इसकी आकृति, है ना, आकार में बहुत छोटा, लगभग 1 से 10 मीटर
होती है, किसमें, प्रोकैरियोटिक में। इसमें कोशिका के केंद्रक भाग है ना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर झिल्ली से नहीं ढका होता है। कहने का मतलब कोशिका के अंदर जो केंद्रक होती है, ये केंद्रक तो होती है, यानी कि इसमें सत्य केंद्रक नहीं होती है ना, इसकी न्यूक्लियर झिल्ली से है ना घिरा हुआ नहीं रहता है, इसमें केंद्रक अनुपस्थित होता है। ठीक है, जबकि यूकेरियोटिक में देखेंगे कि इसकी आकार जो है वो बड़ी होती है, लगभग 5 से 100 नैनोमीटर, और इसके केंद्रीय भाग जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ना झिल्ली से घिरा होता है जैसे ये, और इसमें केंद्रक उपस्थित होता है। ठीक है, 3 बात क्या याद रखना है। फर्स्ट, इसमें केंद्रक उपस्थित होता है यूकेरियोटिक में, प्रोकैरियोटिक में केंद्रक उपस्थित नहीं होता है, और इसकी आकृति बड़ी होती है यूकेरियोटिक में। प्रोकैरियोटिक में आकार जो है वो छोटा होता है, लगभग इतना याद कर सकते हैं। इसके अलावा इसका जो न्यूक्लियर झिल्ली है ये घिरा होता है यूकेरियोटिक में, जबकि प्रोकैरियोटिक में जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से ढका हुआ नहीं होता है। ठीक है, 3 बात मुख्य याद रखना है। अब कोशिका से जो है किससे बना होता है, कोशिका किसका संगठन है, तो मुख्य इसका 3 बात याद रखना। उसके अलावा हम लोग कोशिकांग के बारे में, यानी कि कोशिका के अंतर्गत क्या क्या है, राइबोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, सभी पाए जाते हैं। लेकिन इसके मुख्य 3 भाग है ना कोशिका के भाग। सामान्यतः कोशिकाओं के विभिन्न भाग कोशिकीय अंगक कहलाते हैं, जो कि विशेष कार्य संपादन करती है। लेकिन सामान्यतः कोशिकाओं के 3 मुख्य भाग होते हैं है ना। एक कोशिका के अंतर्गत सामान्यतः क्या क्या होता है, उन 3 मुख्य है। उसके अलावा कोशिका के अंतर्गत जितने भी ऑर्गन है ना, उसको कोशिकांग कहेंगे। तो पहला हो जाएगा क्या, सेल मेम्ब्रेन है ना, प्लाज्मा झिल्ली। इसी को सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा झिल्ली या फिर कोशिका झिल्ली के भी कहेंगे। ठीक है, ये सेल के बाहरी सबसे बाहरी स्तर में पाया जाएगा, ये प्लाज्मा झिल्ली हो गया। इसके अंतर्गत जो केंद्रक है ये हो गया दूसरा में इसका मुख्य भाग। तीसरा जो है ये प्लाज्मा झिल्ली और केंद्रक के बीच जो द्रव जैसा पदार्थ है ये कोशिका द्रव कहलाएंगे है ना। तो इस प्रकार से कोशिका के मुख्य 3 भाग है, प्लाज्मा झिल्ली जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर कोशिका झिल्ली यानी कि सेल मेम्ब्रेन कहेंगे, सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा झिल्ली, दूसरा केंद्रक, तीसरा साइटोप्लाज्म। ठीक है, अब एक एक करके इन तीनों भागों को देखेंगे, उसके अलावा फिर हम लोग उसका कोशिकांग को देखेंगे। ठीक है, तो कोशिका झिल्ली यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन है ना, नाम में कंफ्यूज नहीं करना है कि ये प्लाज्मा है और कोशिका झिल्ली दोनों का नाम एक ही है ना। तो हम लोग कोशिका झिल्ली या फिर प्लाज्मा झिल्ली के बारे में सबसे पहले जानते हैं कि ये क्या है। कोशिका के सबसे बाहरी संरचना ये क्या है, कोशिका झिल्ली को प्लाज्मा झिल्ली या फिर प्लाज्मा लेमा कहते हैं। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन यानी कि कोशिका झिल्ली को वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली कहते हैं, वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली कहते हैं इसको है ना। ये जो कोशिका के इसकी संरचना है ये क्या है, कोशिका झिल्ली या फिर प्लाज्मा झिल्ली, सबसे बाहरी संरचना को इसको क्या कहेंगे, वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली। वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली किसको कहेंगे, यानी कि कुछ पदार्थ को अंदर आने देती है और कुछ पदार्थ को बाहर जाने देती है, यानी कि जो कोशिका को आवश्यकता है, जो चाहिए उसको अंदर जाने देती है, और जो नहीं चाहिए क्या करते हैं उसको बाहर भी करते हैं है ना। इसीलिए इसको वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली कहते हैं। यानी कि कोशिका झिल्ली या फिर प्लाज्मा झिल्ली कैसी होती है, वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली। क्यों, क्योंकि कोशिका के अंदर या बाहर से केवल कुछ पदार्थों को अंदर या बाहर आने जाने देता है ना, जो आवश्यक है उसको अंदर आने देती है, जो आवश्यकता नहीं है उसको बाहर जाने देती है, इसीलिए इसको वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली कहते हैं है ना। तो कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली कैसी होती है, वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली है ना, सिलेक्टिव मेम्ब्रेन। तो ये याद रखना है। दूसरा, यह प्रत्येक कोशिका को दूसरी कोशिका के कोशिका द्रव से अलग करती है। यानी कि इस कोशिका के अंतर्गत जितने भी अंगक है ये क्या करते हैं, एक कोशिका को दूसरी कोशिका के, जैसे इसके अंदर फिर ये कोशिका, तो एक कोशिका को दूसरी कोशिका से क्या हुआ, कोशिका द्रव से
अलग करती है ना। दूसरा क्या है, यह जंतु एवं पादप कोशिका दोनों में पाई जाती है, यानी कि कोशिका झिल्ली और प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसमें, दोनों में पाया जाएगा, चाहे वो जंतु कोशिका हो और पादप कोशिका हो। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट याद रखना है। इसके अलावा यह कोशिका के अंदर वो बाहर अणुओं को अपने आने जाने देती है और यह कोशिका के निश्चित आकार को बनाए रखती है। प्लाज्मा झिल्ली का कार्य क्या है, कोशिका के निश्चित आकृति को बनाए रखना। दूसरा क्या है, यह पादप एवं जंतु दोनों में पाए जाते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है, एक कोशिका दूसरे कोशिका को इसको अलग रखती है ना। इसका सेल मेम्ब्रेन कैसे होता है, तो वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना है, एक कोशिका द्रव को अलग रखता है ना, जैसे वो बताए थे कि एक कोशिका दूसरी कोशिका को अलग रखती है। ये जो कोशिका झिल्ली है ना, ये प्रोटीन व लिपिड की बनी होती है। ये इंपॉर्टेंट है ना, जो मैं बता रही हूँ इंपॉर्टेंट है। और इसका ऐसे पॉइंट करके पढ़िए कि कोशिका झिल्ली के बारे में क्या है। तो सबसे पहले यह प्रोटीन एवं लिपिड की बनी होती है। इसको प्लाज्मा झिल्ली या फिर कोशिका झिल्ली भी कहते हैं। तीसरा पॉइंट याद रखना है कि इसको वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली कहते हैं। क्यों कहते हैं, कि कुछ पदार्थों को जो आवश्यकता है उसको अंदर जाने देती है और जो आवश्यकता नहीं है उसको बाहर जाने देती है। चौथा याद रखना है कि ये एक कोशिका दूसरी कोशिका को अलग करती है और ये जंतु एवं पादप दोनों में पाई जाती है। तो कोशिका झिल्ली के बारे में हम लोग जान लिए। कोशिका झिल्ली में ही चूंकि पादप एवं जंतु दोनों में पाए जाते हैं। अब सबसे बाहरी संरचना के बारे में एक कोशिका भित्ति है ना, कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति क्या है, यह केवल पादप कोशिका की बाह्य झिल्ली होती है ना। यह पादप कोशिका की सबसे बाह्य झिल्ली होती है, यानी कि यह केवल जो है कोशिका भित्ति सेल वाल, यह केवल पादप में पाया जाता है ना। यह जंतु में अनुपस्थित होती है, जंतु में नहीं पाई जाती है। क्योंकि बाहरी स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे हैं, कोशिका झिल्ली प्लाज्मा झिल्ली, तो कोशिका की भित्ति में भी उसी में आ गया बाहरी में, लेकिन यह केवल पादप में पाया जाएगा। और कोशिका भित्ति कैसी होती है, यह सख्त मजबूत मोटी संरंध्र और जीवित संरचना है और यह सेलुलोज की बनी होती है ना। कहा जाए पूछा गया ऑब्जेक्टिव में कि कोशिका सेल वाल जो है किसकी बनी होती है, सेलुलोज की, जबकि प्लाज्मा झिल्ली सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी होती थी, प्रोटीन व लिपिड की। ठीक है, इसके अलावा कवक में यानी कि फंगस में पाई जाने वाली कोशिका भित्ति जो है वो काइटिन नामक रसायन की बनी होती है। ऐसे सामान्यतः पेड़ पौधे में पाया जाएगा। तो सेल वाल किसकी बनी होती है, सेलुलोज की, जबकि फंगस की सेल वाल किसकी बनी होती है, काइटिन की, है ना। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पादप और फंगस की सेल वाल किसके बनी होती है, सेलुलोज और काइटिन की, आपको याद रखना है। कोशिका यानी कि सेल वाल का कार्य क्या होता है, तो कोशिका को संरचना प्रदान करना, जिस प्रकार से कोशिका झिल्ली या फिर प्लाज्मा झिल्ली है ना, उसको क्या कर रहा था, ये आकार प्रदान करता है। कोशिका को मजबूत प्रदान करता है, यह सरंध्र होती है और विभिन्न अणुओं को आर पार होने देती है। सरंध्र मतलब कि ये भी जो है इसमें छोटे छोटे छिद्र टाइप के पाए जाते हैं। पेड़ों के छाल में देखे होंगे कि ये है पेड़ की छाल कॉर्क है ना, उसमें छिद्र सरंध्र होती है ताकि ये कुछ पदार्थ को अंदर आने देती है, कुछ पदार्थ को बाहर जाने देती है ना। इसमें मरम्मत करने वो पुनर्जन्म की क्षमता होती है, यानी कि फिर से ये रीजनरेट हो सकता है ना, यानी कि पुनर्जनन हो की क्षमता होती है जब ये इसकी सेल क्षतिग्रस्त या फिर हो जाती है तो। ठीक है, दूसरा हम लोग इम्पोर्टेंट कोशिका का क्या भाग पढ़े थे, पहला भाग प्लाज्मा झिल्ली के बारे में जान गए, बाहरी संरचना। सबसे आप क्या देखेंगे, सबसे अंदर यानी क्या होता है, केंद्रक। तो केंद्रक जो है कोशिका के सबसे महत्वपूर्ण अंग है। कोशिका के अंदर ये केंद्रक हो गया, सबसे महत्वपूर्ण अंग है जो कोशिका के सभी क्रियाओं को नियंत्रण करता है, कंट्रोल करता है। यानी कि केंद्रक जो है सभी कोशिकांग, जितने भी कोशिकांग हैं, हम लोग आगे पढ़ेंगे सेल ऑर्गेनेल्स है ना, तो ये क्या करते हैं, सभी सेल ऑर्गेनेल्स को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। क्योंकि ये बीच में पाया जाता है, मालिक हो गया है ना, सभी क्रियाओं का कंट्रोल करते हैं। ये कोशिका का केंद्र हेड क्वार्टर ऑफ सेल कहते हैं, है ना। देखिए केंद्रक की कितनी बड़ी भूमिका होती है। तो इसकी खोज के बारे में कि 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने की थी, है ना। जिसकी खोज इम्पोर्टेंट है उसका याद रखना है, केंद्रक की खोज इम्पोर्टेंट है, रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में। ठीक है, इसको कैसे याद करना है, आपको एक मजे की बात बता रही हूँ। जैसे केंद्रक के अंदर क्या पाए जाते हैं, सॉरी कोशिका के अंदर क्या है,
है ना, केंद्रक है। तो इसको एक बीज से तुलना करना है, ठीक है ना। एक फल के अंदर क्या होता है, बीज होता है, बीज होती है ना। तो वही बीज क्या है, मुख्य काम करता है कि वही बीज क्या करते हैं, दूसरे में हम लोग दूसरा पौधा प्राप्त करते हैं अंकुरन करके। तो बीज जो है किस कलर का होता है, सामान्यतः ब्राउन कलर, भूरे रंग का होता है ना। तो इसको याद रखना है, उसी भूरे रंग से रॉबर्ट ब्राउन से, यानी कि ब्राउन भूरे रंग का केंद्रक की खोज कौन किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में, ठीक है। इसको याद करने का मतलब अपने अपना सेंस से बता रहे हैं ताकि आप भूले नहीं। रॉबर्ट ब्राउन ने बीज का कलर ही कैसे होता है, ब्राउन, तो ब्राउन से रॉबर्ट ब्राउन, है ना, 1831 में केंद्रक की खोज की थी। इसके अलावा केंद्रक में जो है यूकेरियोटिक कोशिकाओं में अस्पष्ट केंद्रक होती है, जैसे कि हम लोग दो कोशिका में यूकेरियोटिक और प्रोकैरियोटिक कोशिका पीछे पढ़ा है ना। तो उसमें यूकेरियोटिक कोशिकाओं में जो है अस्पष्ट केंद्रक होता है, जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में प्राथमिक केंद्रक होता है ना, असत्य केंद्रक नहीं होता है, मतलब केंद्रक जैसा थोड़ा सा जैसे बैक्टीरिया में होती है। इसके ऊपर की द्विस्तरीय झिल्ली को केंद्रक झिल्ली कहते हैं, यानी कि केंद्रक के अंदर भी जो है ये कोशिका है, केंद्रक है, केंद्रक के अंदर भी इसके झिल्ली पाए जाते हैं, है ना, झिल्ली पाए जाते हैं। तो द्विस्तरीय झिल्ली को केंद्रक झिल्ली कहेंगे। केंद्रक के बाहर की ओर जो झिल्ली है उसको केंद्रक झिल्ली कहेंगे, है ना। केंद्रक द्रव में केंद्रकाय वो क्रोमेटिन धागा होते हैं। केंद्रक के अंतर्गत क्या होता है, उसमें केंद्रकाय वो क्रोमेटिन धागा, इसके बारे में भी हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे कि केंद्रक में और क्या क्या संरचना है, क्योंकि केंद्रक सबसे इम्पोर्टेंट है कोशिका के भाग में। इसके अलावा क्रोमोसोम या क्रोमेटिन धागे डीएनए के बने होते हैं, जो कि आनुवंशिक सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जनन के द्वारा भेजते हैं। यानी कि केंद्रक के अंतर्गत जो ही जीन होते हैं, क्रोमेटिन होते हैं, क्रोमोसोम होते हैं, उसी में डीएनए होते हैं, है ना, जो एक ये क्या करते हैं, आनुवंशिक सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करते हैं। डीएनए के बुनियादी और कार्यक्षम घटक को जीन कहते हैं, है ना, कि डीएनए की इकाई को क्या कहेंगे, जीन कहेंगे, ठीक है। अब इसका केंद्रक की कार्य क्या है उसको देखते हैं कि केंद्रक या सेल की यानी कि कोशिका की सभी उपापचय क्रिया को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। दूसरा, यह आनुवंशिक सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक भेजने का कार्य करता है। तो इस प्रकार से केंद्रक का कार्य हो गया। केंद्रक का स्ट्रक्चर क्या है, इसकी भूमिका क्या क्या है, कहाँ पाए जाते हैं, और ये किस सेल में, यूकेरियोटिक में और प्रोकैरियोटिक में, उसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होते, है ना। तीसरा कोशिका के भाग देखे थे हम लोग, कोशिका द्रव। पहला प्लाज्मा झिल्ली, कोशिका झिल्ली, दूसरा केंद्रक देखे थे, तीसरा क्या है, कोशिका द्रव, है ना। कोशिका द्रव क्या होता है, कोशिका का वह भाग जिसमें सभी कोशिका अंगक पाए जाते हैं। यानी कि जैसे ये प्लाज्मा झिल्ली हो गया, केंद्रक हो गया, ये द्रव जैसा पदार्थ है बीच में, इन्हीं द्रव जैसा पदार्थ को ही क्या कहेंगे, कोशिका द्रव। और इन्हीं कोशिकाओं में जो है कोशिका के सभी अंगक यानी कि सेल ऑर्गेनिल्स जितने भी है उसे इसके अंतर्गत पाए जाते हैं, है ना, जिसको क्या कहेंगे, कोशिका अंगक पाए जाते हैं, उसी को कोशिका द्रव कहलाते हैं। जिसमें जैविक वो कैटाबोलिक क्रियाएं संपन्न होती है। कोशिका द्रव तथा केंद्रक दोनों को मिलाकर जीव द्रव कहेंगे। देखिए केंद्रक के अंदर भी क्या है, केंद्रक द्रव, और कोशिका के अंदर कोशिका द्रव। तो केंद्रक द्रव, है ना, केंद्रक द्रव तथा केंद्रक दोनों को मिलाकर क्या कहेंगे, जीव द्रव, कोशिका द्रव। कोशिका द्रव तथा केंद्रक, ये कोशिका द्रव हो गया और ये केंद्रक, दोनों को मिलाकर क्या कहेंगे, जीव द्रव कहेंगे। प्रोटोप्लाज्म। वायरस में किसी प्रकार की झिल्ली नहीं होती है। वायरस को सजीव एवं निर्जीव के बीच कड़ी कहते हैं, है ना। ये क्या किसके अंतर्गत आ जाएगा, प्रोकैरियोटिक के अंदर। इसमें केंद्रक में कोई किसी भी प्रकार की झिल्ली नहीं पाए जाते हैं। ये जिस भी होस्ट में जाते हैं उसी का ये ग्रहण कर लेते हैं। सजीव में है तो सजीव, उसका मटेरियल यूज करके, निर्जीव में है तो निर्जीव, है ना, इसीलिए इसको सजीव एवं निर्जीव के बीच को कड़ी कहते हैं। तो ये थी कोशिकांग के भाग, मुख्य 3 भाग, प्लाज्मा, केंद्रक, कोशिका द्रव। इसके अलावा कोशिका क्या है, कोशिका की खोज के बारे में हम लोग जाने, कोशिका के प्रकार, प्रोकैरियोटिक, यूकेरियोटिक। दूसरा,
कोशिका के स्तर पर एक कोशिकीय जीव, बहुकोशिकीय जीव देखे, उसके अंतर्गत अमीबा और पैरामेशियम हम लोग देखे थे। आज के इस वीडियो में हम यहीं पर रखते हैं। नेक्स्ट पार्ट 2 में हम लोग पढ़ेंगे सेल ऑर्गेन्स, यानी कि कोशिका के अंतर्गत जितने भी है ना ऑर्गेन्स है, कोशिकांग है, अंगक है, सब कोशिका द्रव के अंतर्गत पाया जा रहा था। उसी में कितना क्या क्या ऑर्गन है ना, इसके बारे में हम लोग पार्ट 2 में पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो जो है वो लंबी हो जाएगी इसके। और सेल ऑर्गेनिल्स काफ़ी है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सबसे पहले, फिर है इसके प्रकार पढ़ेंगे। दूसरा गोल्जी उपकरण, तीसरा राइबोसोम, इसके अलावा लाइसोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया है ना, प्लास्टिड है, फिर जंतु एवं पादप कोशिका में है, इसी टॉपिक का। तो एक पार्ट में हम लोग जितना भी इसके सेल के अंतर्गत ऑर्गन है सभी को पार्ट 2 में पढ़ लेंगे। ठीक है, आज सेल के बारे में जितना भी हम लोग पढ़ेंगे उसको रिवीजन कीजिए। जल्द ही मिलते हैं इसके पार्ट 2 में। तब तक के लिए पढ़िए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।